जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके चहते यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा का 31 अक्टूबर वाला जो पेपर हुआ था वो हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने आज जो है 28/10 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हमें पूर्णतया एक ऑथेंटिक आंसर की के रूप में जो आरपीएससी ने जारी की है उसके अकॉर्डिंग हमें सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का हम सफल प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर का और हमने जो पिछला पेपर पढ़ा था दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो शायद मेरे हिसाब से वो वाला जो पेपर जो था वो इजी था, ये वाला पेपर उसके मुकाबले थोड़ा टफ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता हो, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से आपके 20 जो क्वेश्चन हैं वो तो हैं साइको के, बाकी 80 क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस के हैं, जिसमें से मूलतया 10 क्वेश्चन आपके किसके हैं, करंट जीके के, और लगभग 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के हैं और बाकी के 30 क्वेश्चन आपके इंडिया और वर्ल्ड वाला जो पोर्शन है उससे दिए जाते हैं। साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे देता हूं कि अभी जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती वैकेंसी है अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि अभी जो पिछले वर्षों के जो पेपर लगे हुए हैं, जैसे 2012 से लेके हम 2018-19 तक के, इनमें से कुछ प्रश्न हूबहू वापस रिपीट होते हैं। तो हमने पिछले जो पेपरों का एनालिसिस किया है तो आप देखेंगे वहाँ भी कि कम से कम 10 से 15 प्रश्न हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे लिए एक ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें पिछले वर्ष के पेपरों को पढ़ना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हम पिछले जो पेपर हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना समय अपना व्यतीत किए हुए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन था, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। दोस्तों, अबुल फजल जो थे अकबर के समकालीन जो लेखक थे, उन्होंने किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यहाँ से देखने पर इसकी क्या हो जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ में एक और दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसमें से नहीं को छांटना है। तो 25 मार्च का मतलब ये हो जाएगा कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का कौन सा चरण था? सेकंड चरण था। उस सेकंड चरण में कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 9 रियासतें मिलाई गई थी और एक आपका कौन सा था? ठिकाना था भाई। तो इसमें से हमें ऐसी रियासत छांटना है जो दूसरे में नहीं थी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन में जो उदयपुर था, ये उदयपुर जो है वो वाला ठीक होगा, क्योंकि उदयपुर जो था वो कौन से चरण में मिला था? तीसरे चरण में मिला था। इसलिए ध्यान रहे, इसका जो उत्तर है वो कौन सा माना जाएगा? 3 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी संमत के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते समय मारे गए? दोस्तों, अकबर के समय जो चित्तौड़गढ़ हमला हुआ था उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देवता थे जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, और वो देवता कौन से हैं आपके? वो देवता हैं आपके कल्लाजी देवता। तो कल्लाजी देवता इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका इसके बाद में, संप सभा की स्थापना किसने की थी? भाई, संप सभा की स्थापना इजी प्रश्न है, गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। अगला 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, कुछ आभूषण है जिन्हें आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सिर में पहने जाने वाला तो है दोस्तों, लास्ट इसी एग्जाम में हमने कल भी पढ़ा था, मेमंद। सिर में कौन सा पहना जाता है? मेमंद पहना जाता है। तो इसको पहले से मिलाओ, मेमंद कर दो। गले में पहना जाता है आपके हंसली, गले में पहना जाता है। कमर पे आपके दोस्तों कणकती होती है, और पैरों में दोस्तों आपके कौन सा होता है? रमजोल। तो 1 का 4 वाला देख लो भाई, 1 का 4, फिर 3 और फिर 1, यानी कि 4 वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा सही होगा? 4 वाला जो इसका ऑप्शन सही माना जाएगा। इसके बाद में अगला है कौन सा? छठे नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7000 मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे सर्वोच्च मनसब रहा है, और ये मनसब किसको मिला है? जयपुर के आमेर के जो महाराजा थे मानसिंह को ये 7000 मनसब प्राप्त हुआ, यानी कि 3 इसका सही आंसर है। इसके बाद में है, रूठी रानी उमादेव
के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो मालदेव की जो पत्नी थी उसका नाम था उमादे। उमादे दोस्तों क्या थी? रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, एक तरफ उसके प्रवर्तक हैं और हमें उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसमें सुमेलित करते हैं हम। सिंहथल का जो है वो कौन है? सिंहथल के हैं संत हरिदास जी। तो इसमें पहले में 2 दोस्तों ये सीधा ही मिल गया है, पहले का 2 एक में ही है। सिंहथल का कौन सा हो जाएगा? हरिरामदास जी, बाद में आप मिला सकते हो। रैन का संत दरियाव जी, खेड़ा पाका है संत रामदास जी और शाहपुरा के हैं संत रामचरण जी। इसके बाद में अगला है आपके सामने, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों ये अजमेर में होता है। और अजमेर में कौन सा है? ब्यावर। दोस्तों इसका उत्तर होगा ब्यावर, अजमेर, यानी कि 3। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लेखक हैं, एक तरफ पुस्तकों के नाम हैं। तुम सुमेलित करते हैं। हमीर हट। दोस्तों हमीर हट जो पुस्तक है वो किसकी है? दोस्तों हमीर हट जो पुस्तक है वो है चंद्रशेखर की। हमीर हट चंद्रशेखर की। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की है। और पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। तो आप देख सकते हैं 1, 2 यानी कि 4 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन जो है कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, जबकि इसने क्या दे रखा है? चूरू। तो 11 का ए सही हो जाएगा। कालीबंगा वाला जो हनुमानगढ़ में होना चाहिए था, जो कहाँ पे है? चूरू में है। बाकी आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराट जयपुर में है। अगला है 12 नंबर, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर और चरी नृत्य। दोस्तों ये जोधपुर का है गुड़ला नृत्य। ये किसका है? गुड़ला नृत्य है। और गुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ला, गुड़ला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। छगनलाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें छगनलाल चौपासनी वाला जो है ये नहीं है, क्योंकि शायद ये जो थे वो जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित थे। बाकी ये तीनों जो हैं, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा, ये संबंधित किससे हैं? ये सारे के सारे इससे संबंधित हैं। अगला है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर दिया था? दोस्तों इसका भी डाउटफुल रहेगा। ये शायद 1929 या 1938 का होगा, इसका हमें कन्फर्म नहीं है। अगला है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उनसे नाराज था? तो एक राजकुमारी है जिसका नाम है, राजकुमारी कौन सी थी? चारुमती। तो चारुमती उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 का 2 चारुमती। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार और एक है गहलोत। तो इसका ध्यान रहे दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार ने त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, जिसमें बंगाल का पालवंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट और राजस्थान यानी कि उत्तर भारत के जो थे वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद में अगला है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर और मालदेव राठौड़। दोस्तों ध्यान रहे कि ये हाकिम का जो सूर है नंबर 3 नंबर, हाकिम का जो सूर है ये कौन थे? ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होने वाला है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश, कांकरोली, सुंदा माता बीनमाल, आई माता बिलाड़ा, ज्वाला माता तलवाड़ा। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो तलवाड़ा है ये नहीं होगा, क्योंकि ज्वाला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जोबनेर जयपुर में है। तो जोबनेर जयपुर में होने के कारण ये इसका गलत हो जाएगा। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम में रखी जो प्रारंभ से अंत में जो है। तो हमारे 12 महीने होते हैं चैत्र से लेके फाल्गुन तक, तो उसमें से हमें इसको सेट करना है। देखिएगा, जैसे आपके इसमें सबसे पहले आएगा गणगौर, क्योंकि गणगौर आता है सबसे पहले इसमें। गणगौर के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी दूसरे नंबर पे हो जाएगा।
तीसरे नंबर पे गणेश चतुर्थी, क्योंकि ये दोनों एक ही माह में होते हैं लेकिन अलग अलग पक्ष में होते हैं। लास्ट में आता है कार्तिक माह में दीपावली, तो इसका ए सही हो जाएगा भाई, ए। पहले गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दीपावली, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है पिचवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। दोस्तों सीधा क्वेश्चन है, नाथद्वारा की ये है पिचवाई चित्रकला, जिस पर भगवान कृष्ण के जो छापे होते हैं वो बताए जाते हैं ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा नागर हवेली, दमन व दीव। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो सही उत्तर माना गया है वो क्या माना गया है? पांडिचेरी। इसके बाद में है बिड़ला सीमेंट वर्क्स जो है कहाँ अवस्थित है? दोस्तों बिड़ला जो है चित्तौड़गढ़ में है ना। राजस्थान का अक्षांश विस्तार। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे तो हालांकि प्रश्न तो इजी है लेकिन लेवल का प्रश्न है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको इससे प्रश्न छांटने हैं तो आपको राजस्थान का अक्षांश विस्तार वाला अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो उसमें सीधा सा है लॉजिक है कि आप दोनों तरफ नॉर्थ देखें, क्योंकि राजस्थान पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों तरफ नॉर्थ देखें किसमें है, जिसमें दक्षिण है उसको तो वैसे आप हटा दें। तो पहले में दक्षिण है, एक तरफ उत्तर है, तो इसको तो आप वैसे हटा दें, बाकी के 3 में से छांटने हैं। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों इसका तो दूसरा ही सही बैठ गया, 03 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक वाला है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। और अगर राजस्थान का देशांतरी विस्तार पूछता है तो ध्यान रहे, तो राजस्थान का अगर देशांतरी विस्तार तो दोनों तरफ क्या आएगा? पूर्व आएगा, तो दोनों तरफ इष्ट देख लें, बाकी के ऑप्शनों को हटा दीजिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि भौतिक प्रदेश से लिया गया प्रश्न है ये, राजस्थान के भूगोल के पहले चैप्टर सामान्य परिचय से। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनमें से दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि एक इसमें से हमें आपको ऐसा छांटना है जो बिल्कुल सही उत्तर हो। तो इसमें दोस्तों प्रतापगढ़ जो है गुजरात से नहीं मिलता, जिसमें प्रतापगढ़ यानी 3 जिसमें उसको हटा दो, पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, यानी कि इसका 1 2 यानी तीसरे नंबर का जो उत्तर इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? तीसरे नंबर का उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है सोम एक सहायक नदी है, साबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। दोस्तों सोम, माही, जाखम कौन सी है? बनास की क्या है ये? सहायक नदी है। माही की है, 2 नंबर होगा इसका। सोम, माही, जाखम इसकी है भैया। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा है। दोस्तों आपके सिलेबस में एक पर्यावरणीय पारिस्थिति को लेकर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से हर बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जो है ढंग से देखें इस टॉपिक को। तो इसकी थीम रखी गई थी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, यानी कि 26 का 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। जल महल कहाँ पे है भाई? जल महल तो आपका होगा जयपुर में है, जल महल 3 जयपुर में हो जाएगा। पांडुपोल है जो अलवर में है, और लूणकरणसर जो है बीकानेर में, फतेह सागर उदयपुर में है। 1 का 3 3 2 3 1, तो दोस्तों 3 1 किसमें आ रहा है? 1 नंबर का ऑप्शन जो है उससे ही बैठ रहा है इसका। इसके बाद में अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना रहा? तो दोस्तों ये हो गया 919। भारत का पूछता है तो 919 है, राजस्थान का पूछता है तो 888 है, 888 है। दोस्तों ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो बड़ा महत्वपूर्ण है और बार बार हर भर्ती परीक्षा में आज से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को आप ढंग से जो है तैयार करके रखें भाई। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? यानी कि गाय की नस्ल नहीं है। तो गाय की नस्ल हमें देखो मालवी भी है, कांकरेज भी है, राठी भी है और बागड़ी। दोस्तों ध्यान रहे बागड़ी, और हमारा नाम भी बागड़ी नाम से जुड़ा हुआ है, तो बागड़ी जो है वो किसकी नस्ल है? दोस्तों बागड़ी जो है वो भेड़ की नस्ल है। बागड़ी किसकी नस्ल है? दोस्तों ध्यान रहे बागड़ी भेड़ की नस्ल है, बाकी ये तीनों जो है वो किसकी हैं? गाय की नस्लें हैं। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण बल और तापमान। दोस्तों ध्यान रहे इसमें जो ये परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चैलेंजर कटक जो है दक्षिणी अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर है।
अल्ट्रा बेस जो है वो आपके होगा उत्तरी प्रशांत में, एजोर जो होगा दक्षिणी प्रशांत में, और क्यूरिल होगा उत्तरी अटलांटिक में। तो ये वाला आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? जोंडा, बोरो, मिस्ट्रल, पेम्परो। दोस्तों जोंडा जो हो ये जो है इसका सही माना जाएगा, जोंडा, क्योंकि जोंडा एक गर्म पवन है, शायद अर्जेंटीना या कैलिफोर्निया में चलती है जोंडा ना। इसके बाद में अगला है राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। तो अभी ये योजना भामाशाह नहीं रही पहली बात, तो अब वर्तमान में हम 2022 में वर्तमान अक्टूबर में इसको पढ़ रहे हैं, तो ये नाम हो गया इसका चिरंजीवी योजना। और ये चिरंजीवी योजना में अब इसकी जो राशि है वो बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। तो ध्यान रखना भाई, ये बदल गया है आंकड़ा, क्योंकि हम 2022 में इसको पढ़ रहे हैं। अभी कितना हो गया? 10 लाख हो गया, और योजना का नाम हो गया है चिरंजीवी योजना, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। ग्रामीण 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। तो दोस्तों एक ग्रामीण पूछ सकता है, एक शहरी पूछ सकता है, एक पुरुष पूछ सकता है, एक टोटल पूछ सकता है। तो इसके पूछने के बहुत सारे प्रकार हैं, तो इसने ग्रामीण के आधार पे पूछा है कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या, तो ये होगा 45.8, यानी कि इसका उत्तर 3। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों वर्तमान में इस ऑप्शन को माने तो हमारे वर्तमान में 4 हो गए हैं, जब तक ये एग्जाम लगी थी उस समय 3 थे। मुकुंदरा भी है, रणथंबोर भी है, केवला देव भी है। सॉरी, बिल्कुल सही है, 3 ही है भाई, 4 नहीं है, 3 ही है। क्यों है? क्योंकि चौथा जो 4 तो क्या है टाइगर रिजर्व है, और 3 क्या है हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। तो मुकुंदरा है, रणथंबोर है, केवला देव है, और अभी चौथा जो टाइगर रिजर्व बनाया है वो किसको बनाया है? अभी जो बूंदी में है, अभी जो है बूंदी में जो है चौथा क्या बना दिया गया है? चौथा हमारा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके बाद में है हाइकोडो और हॉन्शू विभाजित होता है। दोस्तों ये 2 द्वीप हैं, एक जापान का है, सॉरी दोनों ही द्वीप जापान के और जापान के उत्तर में है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, होक्काइडो होता है, होक्काइडो और हॉन्शू। तो दोस्तों ये सुगारू एक जल संधि है, तो सुगारू जल संधि जिसे हम कहते हैं सुगारू जल डमरू मध्य, यानी 36 का जो 3 है वो सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कल वाला जो पेपर था यानी 31 अक्टूबर वाला पेपर, उसमें भी यही प्रश्न था। तो ये राजस्थान के दक्षिणतम भाग में दक्षिणी जो प्रदेश है वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में हो? दोस्तों पर्वतों के निर्माण के कुछ काल हैं, हर्षियन है, चर्चियन है, कैलोडोनियन है। तो इसमें से जो स्केंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी है, यानी कि ये यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी भाग जहाँ नॉर्वे वगैरह डेनमार्क वगैरह देश है वहाँ पे है ये, तो इसका 38 का जो है 3 सही हो जाएगा। हालांकि ये यूराल पर्वत भी यूरोप और एशिया में वो एशिया के मध्य है, लेकिन जो यूरोप के उत्तरी भाग में है, नॉर्वे के ऊपर जो भाग है वहाँ पे है। 16-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? कौन से महाद्वीप को लेकर पूछ रहे? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो इसका मैं सीधा सा उत्तर बता देता हूँ, एशिया। और अभी आप 2019, 20, 21 के जो डेटा हैं वो आप पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि भारत की 4 नदियाँ हैं और 4 उनकी सहायक नदियाँ हैं, तो इसमें सही सुमेलित है महानदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ से आती है, उसकी हसदो सहायक नदी है। बाकी कृष्णा, प्राणहिता नहीं है, गोदावरी, मूसी नहीं है, तापी, उमंग नहीं है। तो दोस्तों इसका पहला ही जो है वो सही सुमेलित हो जाएगा। शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, नेहरू ने ये कथन किसके बारे में कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर सीधा सीधा बता देता हूँ मैं आपको, सैनिक गठबंधन जो है इसका सही उत्तर है 2। इसके बाद में राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? हमने इस प्रश्न का बहुत बार जिक्र भी किया हुआ है, क्लास में भी किया है। तो इसके हैं रघुकुल तिलक, जो RPSC के क्या रहे हुए हैं? मेंबर रहे हुए हैं। इसके बाद में है रघुकुल तिलक RPSC के मेंबर रहे हो ना। इसके बाद में है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों मैं इसका आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि इसके जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो क्या हैं? सही हैं। अगला है ई सचिवालय राजस्थान सरकार की क्या है? यह राजस्थान सरकार की एक परियोजना है, यानी कि 44 का 2, यह राज्य सरकार की क्या है? एक परियोजना है। निम्नलिखित में से
कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? दोस्तों इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि अब तक भारत के वे प्रधानमंत्री जो सीधे राज्यसभा से चुने गए हैं। तो अब तक भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से चुने गए हैं। मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और इनसे सबसे पहले बनी थी इंदिरा। तो इन्हीं में से हमें एक गलत छांटना है। तो यहाँ अगर इंदिरा जी होता तो शायद प्रश्न हमारा बिल्कुल सटीक होता, लेकिन यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव और संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों ध्यान रहे, संसदीय कार्य मंत्री 46 का 4। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये भारतीय एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है रजनी कोठारी, जिन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था। 3। अगला है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है? जी नहीं। तो यहाँ पे यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। 48 का 4 सही होगा। इसके बाद में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही चयन कीजिए। तो इसमें एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ राज्यपाल हैं और इसका जो है दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता दूं कि भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक बिल्कुल सही, अभी थोड़े समय पहले प्रश्न आया था रघुकुल तिलक का। बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगिंदर सिंह बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय जब पहली बार राजस्थान में क्या लगा था आपातकाल, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और वसुंधरा के समय सबसे लास्ट में बने थे मदन लाल खुराना। तो इसका सही हो जाएगा कौन सा वाला? सभी, यानी 1, 2, 3, 4 वाला। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन मैं आपको सीधा बताता हूँ, फ्रेंच फेनॉन जो है इसके सही है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही होगा। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है 2, कनाडा से लिया गया भैया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है? तो 40 का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि 3, 52 का 3। UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ? दोस्तों ये जो क्लाइमेट चेंज वाला जो है 21 मार्च 1994 को हुआ था भाई, 21 मार्च 1994 को हुआ है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा। तो 2018 तक की बात चल रही है। तो भारत इसका 7 बार सदस्य बना है। एक बार बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 2 साल के लिए बनता है। तो 2 गुणा 7, 14 वर्ष के लिए। और शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो अभी शायद भारत इसका एक बार और बन चुका है अभी। तो अब पूछे इसका तो शायद अब एक बार कंफर्म कर लेना। मुझे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि भारत इसका अब 8 बार हो गया है, तो यानी कि 8, 16 होगा भाई। और एक बार आप इसको करंट का है तो थोड़ा चेक लेना एक बार इसको। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, यानी कि ये जो मानवाधिकार आयोग है उसके चयन जो होते हैं सदस्य, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका दोस्तों सीधा मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, मुख्यमंत्री। इसका क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगला है, निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? तो इसका उत्तर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, एलन ग्लेडहिल ने ये कहा था। नंबर 4। 1935 के भारत शासन अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि में किसे स्थान नहीं दिया गया? क्योंकि आपके सिलेबस में सेकंड ग्रेड में 2 टॉपिक ही हैं ये वाले अधिनियमों से, अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935। तो जो हमने कल वाला जो पेपर पढ़ा था उसमें अधिनियम 1919 से प्रश्न लिया था और आज 1935 के अधिनियम से प्रश्न लिया है। तो यानी कि दोनों टॉपिक हैं, दोनों आपको जो है ईमानदारी से पढ़ने हैं। अगला है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, पारसी जो है इसका नहीं माना जाएगा, यानी कि पारसी 3 इसका सही होगा। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। शायद परमाणु अप्रसार संधि वाला जो टॉपिक है अब नए सिलेबस में शायद इसको हटा दिया है, एक बार कंफर्म करें आप। मेरे हिसाब से शायद ये हटा दिया है, ये जून 1948 है ना भाई। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं हैं? वी दी पीपुल्स। दोस्तों इसका पहला ही जो है वो सही हो जाएगा, यानी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये भी है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी है, द बुद्धा एंड हिज धमा, यानी कि ये तीनों सही है। तो इसका पहला ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय, एकात्मक मानवतावाद, राम मनोहर लोहिया, दोस्तों यही है। राम मनोहर लोहिया जो है अफवाह जो सिद्धांत है ये इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? बी शिवारमन, वायु चंद्रचूड़, दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा। इसके जो है कौन सही है? ए, ठीक है। इसके बाद में अगला है, निम्नांकित में से व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कथन किसका है? दोस्तों एक स्टेटमेंट पूछा है और ये स्टेटमेंट था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 में रहे मुख्य सचिवों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ आपको, राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन, 3 इसका सही उत्तर है। 123 समझौता हाइड एक्ट किससे संबंधित? दोस्तों यही प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में भी आया है, सेम यही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है 2022 में। ये एग्जाम तो है हमारी सेकंड ग्रेड की 2018 की, लेकिन यही प्रश्न आया था कि ये हाइड समझौता किससे संबंधित है? तो ये भारत और अमेरिका से संबंधित है भाई, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, देख लीजिएगा। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं एक ग्राम में जो वोट डालने वाले होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। तो मतदाता सूची में ग्राम के सभी निवासी, यानी कि ऑप्शन 2। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान चलाया गया? दोस्तों करंट का प्रश्न है, तो शायद 599 इसका सही था। अपूर्वी चंदेला, ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किससे है? दोनों ये राजस्थान के दोनों प्लेयर्स हैं, दोनों का संबंध राजस्थान में निशानेबाजी से है। वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जैसलमेर में जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, तो इसका उत्तर माना जाएगा जैसलमेर में ना। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों इसका ऑर्किड फेस्टिवल जो है उदयपुर में हुआ था ये, ठीक है। इसमें करंट का प्रश्न है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दोस्तों ये ध्यान रखना ये नहीं होगा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़, यानी ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? 2। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट दोस्तों सीकर में खोला जा रहा है ना, प्रदेश डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है ना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 दिसंबर 2018, दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है और ये जयपुर के जालाना से हुआ था 2018 में ना। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के भंडार जो हैं वो सर्वाधिक पाए गए हैं? तो इसका उत्तर है 3, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक क्या पाए गए हैं? पोटास के भंडार पाए गए। अभी सीकर का एक और जगह फेमस बड़ा चल रहा है सलादीपुरा, जो यूरेनियम के वहाँ पे भंडार मिले हैं सर्वाधिक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया? राजस्थान के 2 जिलों में सोने का सर्वाधिक भंडार वाला, दोस्तों वैसे तुम बांसवाड़ा पढ़ते हैं, आनंदपुर और जगपुर बुकिया के नाम से, तो इसमें उदयपुर और बांसवाड़ा इसका सही हो जाए, यानी पहला ही उत्तर इसका। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो सुंदर सिंह गुर्जर का है जेवलिन थ्रो से, और इसका अभी एक उस समय एक मैटर भी हुआ था कि इन्हें आवाज़ लगाई थी लेकिन ये टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, तो शायद इनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था। तो ये बड़े पैरा ओलंपिक में से जुड़े हुए हैं ये। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मैं आपको इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन 4, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन 4। अगला है इसके बाद में, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। पूंजी उत्पाद भत्ता, पूंजी उत्पाद नहीं भाई, पूंजी उपभोग भत्ता, यानी ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा।
अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही। दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक आ चुकी हैं। 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है केंद्र की मोदी सरकार ने। और जो सबसे अब तक की पिछड़ी हुई जो योजना रही है वो कौन सी रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारत की 1900 चली थी 61 से लेकर 1966, यानी कि भारत की अब तक की सबसे पिछड़ी हुई पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में है अगला 79 है ना। 79 जो है, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। दोस्तों ये उस समय के आर्थिक समीक्षा से लिया गया प्रश्न है, तो ये 2014 और 15 इसका सही हो जाएगा, यानी कि 3। तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 11-12 के बीच निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। दोस्तों इसका उत्तर है ओडिशा, क्योंकि ये भी करंट का था उस समय के लिए, तो ये करंट का जो है ये सही हो जाएगा। अगला है इसके बाद में सम्मान प्रतिष्ठा व्यक्ति की अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्न में से किस श्रेणी के होते हैं। दोस्तों अब आ गया है आपके कौन से वाले प्रश्न, अब आ गए आपके 20 क्वेश्चन जो है वो किसके चलेंगे, साइकोलॉजी के चलेंगे। तो समान प्रतिष्ठा व्यक्ति की अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं। तो इसका 2 सामाजिक श्रेणी से है भाई। इसका व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, कहलाती है। तो दोस्तों इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं, व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम से संबंधित नहीं है। इसने 4 उसके जो है पहलू बताए थे, जिसमें से 3 तो हैं, 1 नहीं है, यानी अनुभवात्मक, यानी ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। अवधान भी सही है, अभिप्रेरणा भी सही है और धारणात्मक भी सही है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। दोस्तों मैं इसका सीधा आपको उत्तर बता देता हूं, ऑप्शन 3। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये उच्च बुद्धि का क्या माना जाता है, संकेत माना जाता है। अगला है इसके बाद में, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। दोस्तों जो अपने शिक्षक को दोषी ठहराता यानी कि दूसरों को दोषी ठहराता उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है 86। एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलार्ध, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रारूप सिद्धांत यानी प्रकार सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व के वो व्यक्ति की शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तियों के क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे। 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सीधा उत्तर बता देता हूं मैं, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत यानी जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं, ये इसका सही नहीं है। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, एक लंबी कविता को याद करना, क्योंकि ये सृजनात्मकता की बात नहीं होती है। सृजनात्मकता में ये तो माइंड, बुद्धि से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। हम 4 प्रकार की अवस्थाएं जब पढ़ते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा विकास होता है शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में रुक जाता है और फिर किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा वापस स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा बाल्यावस्था। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का है। दोस्तों इसको बोलते हैं नॉन वर्बल टेस्ट यानी अशाब्दिक, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शायद दोस्तों इसका मेरे हिसाब से संवर्धन या त्वरण में से एक होगा, इसका भी कन्फर्म नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक को एक व्यक्तित्व के बारे में, विकास के बारे में सही है। विकास आनुवांशिक, क्योंकि एक दोस्तों वृद्धि होती है और एक विकास होता है, तो वृद्धि तो आनुवांशिकता का होती है, तो सही है। विकास यादृच्छिक प्रारूप, ये भी गलत है। विकास एक संचयी प्रक्रिया, बिल्कुल ये सही, इसका नहीं ऑप्शन सही पूछ रहा है हमारे को, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। कौन से वाले का, 92 का, ऑप्शन 3 इसका जो है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। अगला इसके बाद में
एक बालक एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। तो ऑप्शन में आपको उसका सीधा उत्तर बता देता हूं, क्योंकि एक शिक्षक का शिक्षा मनोविज्ञान के नाते बालक और विद्यार्थियों को समझना ही इस शिक्षण मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है 94। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक प्रयोजन मिलकर कार्य करते हैं, एक उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 सामाजिक निर्मितवाद उपागम का। सामाजिक निर्मितवाद उपागम का हो जाएगा ऑप्शन 3। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं करता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका मैं आपको सीधा उत्तर बताता हूँ, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का ऑप्शन 1 से हो जाएगा। बुद्धि के त्रितंत्रीय टायर की सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सर्जनशील और व्यवहारिक रूप में अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास जो है वो किया था हार्वर्ड गार्नर ने, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने, एल थर्स्टन ने, एल थॉर्नडाइक ने। ध्यान रहे दोस्तों, इसका बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत दिया था वो दिया था, एक तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत और एक त्रिचापीय, तो ये दिया था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। 97 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति संबंधित नहीं है। यह है, अभी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं भाई, क्योंकि ये सेम प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में। यह एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, एक धनात्मक विज्ञान है, ये एक मानकीय विज्ञान है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ध्यान रहे, इसका जो ऑप्शन इन्होंने सही नहीं पूछा है वो है एक मानक और विशुद्ध विज्ञान नहीं है, ये व्यवहारवात्मक है, सामाजिक भी है और धनात्मक भी है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपके विचारक हैं, एक तरफ उनके जो हैं सिद्धांत हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है किसका? सिगमंड फ्राइड का है। 3 व्यवहारवादी हैं कौन? क्लार्क हल, गेस्टाल्ट, मैस्क वदीमर और नियमितवाद के लेव वाइगोस्की। इसमें सही लिखा, गोस्ट के लिखकर किया हुआ है, कोई ना। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करता है। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों 3 प्रकार के स्थानांतरण वो पढ़ते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। ठीक है, तो इसमें जो है गुणा करने पर तो इसमें अनुक्रमिक का होगा, इसमें ऑप्शन 2 इसका सही हुआ। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं को बचने की सलाह देना। इसका मैं आपको उत्तर बताता हूँ सीधा, क्योंकि बच्चों को बचने का तरीका जो होता है वो ठीक नहीं होता साइकोलॉजी के अनुसार। तो ये ऑप्शन 100 का 1 हो जाएगा, यानी पहला वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम मूलतः यहाँ जब इन तथ्यों को पढ़ रहे हैं तो मैं आपके सामने कुछ थोड़े से विचार यहाँ रख देता हूँ। अभी आपकी जो एग्ज़ाम है वो रिसेंट दिसंबर में है, दिसंबर में एग्ज़ाम है। अब तक के जो जितने पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है मेरे हिसाब से होंगे कम से कम 15 से 20 के बीच में, क्योंकि टीएसपी और नॉन टीएसपी के अलग हो जाते हैं। और अब आजकल 2-2 ग्रुप भी बना दिए हैं, कभी ए ग्रुप, कभी बी ग्रुप, कभी सी ग्रुप। तो ये 15 से 20 जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं तो ये आपको ज़रूर अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जितना मानना है, हमारा अनुभव ये कहता है कि कम से कम 20 से 25% वापस रिपीट होते हैं, और ये सही भी है। 20 से 25% अगर रिपीट हो जाते हैं तो हमारा, अगर हम ये इतने से वीडियो देख लेते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है, ये आप लोगों के बहुत बेहद महत्वपूर्ण और फायदे की चीज़ है। दूसरा, जब हम इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो हमारे को एक चीज़ का एनालिसिस और हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है और अब हम जो जिस स्तर से पढ़ रहे हैं कि कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आया है और हमें किस स्तर से पढ़ना है। तो आप वीडियो को देखते हैं तो इससे बहुत सारी बातें हमें समझने को मिलती हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पिछले जो और एग्जाम्स की वीडियो हैं उनको लेकर मैं जल्द आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।